हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जहां आपने विद्युत क्षेत्र और आवेश से संबंधित बातें पढ़ी थी, राइट। दूसरी बात है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ये चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर फर्स्ट दोनों चैप्टर किसके हैं? स्थिर वैद्युतिकी के, और आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। अगर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर सेकंड बेटर समझ में आएगा। तो कृपया करके अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने तो सेकंड चैप्टर में आपको प्रॉब्लम पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले समझो, चैप्टर स्टार्ट होगा वैद्युत विभव एवं विभवांतर। इन दोनों चीज के बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या जड़ है। वैद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका फील लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसका फील लेने की कोशिश करते हैं, और फील लेने से हम समझेंगे कि अगर आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करने के लिए क्या आवश्यक है? इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आप समझो, देखो 5 या 10 मिनट का टाइम देना और मेरी बातों पे ध्यान देना, और हैंड टू हैंड नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। साथ साथ में लिखना, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ एज द रेट वो बातों को समझना और साथ साथ नोट करना, ठीक है ना। तो 100% 10 या 15 मिनट के बाद तुम्हें टॉपिक समझ आने लग जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपके पास क्या है? एक टंकी है, राइट, है ना। बना लेते हैं पहले। आपके पास 2 टंकी है, एक टंकी ये रही, और एक दूसरी टंकी है, राइट। हाँ, ये टंकी 1 है, ये टंकी ए है आपकी, ये टंकी बी है। और इन टंकी को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इन दोनों टंकियों में पानी भरा हुआ है, इन दोनों टंकियों में पानी भरा हुआ है, इन दोनों टंकियों में पानी भरा हुआ है, राइट। हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मुझे इतना बताओ कि पानी टंकी ए से टंकी बी में प्रभावित करेगा? टंकी बी में प्रभावित करेगा? आप हो गए सर, पानी टंकी ए से टंकी बी में प्रभावित नहीं करेगा। क्या रीजन है? सर, दोनों का स्तर बराबर है, स्तर 1 बराबर है स्तर 2 के,
यानी टंकी एक का जो स्तर है और टंकी दो का जो स्तर है, ये दोनों स्तर आपस में लेवल, जिसे हम बोलते हैं लेवल, दोनों का लेवल क्या है, इक्वल है। दोनों का लेवल क्या है, इक्वल है। लेवल के इक्वल होने के कारण पानी एक टंकी से दूसरी टंकी प्रभावित नहीं होगा, राइट। इस बात को पहले लिख लेते हैं। यदि दो टंकियों का स्तर बराबर है तो पानी का प्रवाह एक टंकी से दूसरी टंकी में नहीं होगा। नहीं होगा, राइट। अब मुझे पानी का प्रवाह एक टंकी से दूसरी टंकी में कराना है तो क्या करना होगा, तब मुझे एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन दोनों के लेवल का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, राइट। इन दोनों के लेवल का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। बना देते, रुक जाओ एक मिनट, वेट करो। अभी है, ठीक है ना। अगर मैं इसका स्तर चेक करूं, और इसका स्तर चेक करूं, अब दोनों के स्तर में क्या आएगा, अंतर आएगा, राइट। दोनों के स्तर में क्या आएगा, अंतर आएगा। यानी मैंने क्या कर दिया, मैंने टंकी, ये टंकी एक है, या टंकी ए है, और ये टंकी बी है। अब इन टंकी को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इन दोनों टंकियों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ कि टंकी ए से अब मुझे बताओ कि टंकी ए से टंकी बी में पानी का प्रवाह होगा या नहीं होगा, यस या नो, यस या नो, बताओ। आप हो गए सर, अब जब टंकी ए से टंकी बी में पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब यहां बोलो तो यहां टंकी एक और टंकी ए से टंकी बी में पानी फ्लो कर रहा है, किस कारण फ्लो कर रहा है। अब सर क्या कहेंगे, सर अब दोनों का क्या हो गया, स्तर का अंतर हो गया। स्तर के अंतर के कारण पानी का क्या कर रहा है, यहां प्रवाह कर रहा है, राइट। यानी यह स्तर, अगर मैं ए चेक करूं, स्तर ए स्तर दो के बराबर नहीं है, सही है, राइट। तो यहां मैं बात बोल सकता हूं, यहां मैं बात बोल सकता हूं, यहां मैं एक बात बोल सकता हूं कि यदि यदि दो वस्तुओं का यदि दो वस्तुओं का स्तर अलग अलग है, तब पानी एक टंकी से दूसरी टंकी में प्रभावित होगा, राइट। यहां से हम बोल सकते हैं, यदि, ये वाली बात आप यहां लिख लो, यदि यदि
दो टंकियों का स्तर अलग अलग है, अलग अलग है, तो पानी एक टंकी से दूसरी टंकी में प्रवाहित हो। राइट, यानी मोटी मोटी अगर मैं बात बोलना चाहूं तो स्तर के अंतर के कारण क्या होगा, पानी प्रवाह होगा। मोटी बात अगर बोलना चाहूं तो हम बोल सकते हैं स्तर के अंतर के कारण पानी का प्रवाह होगा। राइट, यानी क्या ना मतलब ये कि अगर पानी का प्रवाह कराना है तो दोनों टंकियों का स्तर क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। राइट, उसी प्रकार से आपके पास दो वस्तु है, आपके पास दो वस्तु है, समझो, ठीक है ना। चलो समझो बात, अगर मैं इन दोनों वस्तु, जैसे वहां दोनों टंकियों का लेवल का डिफरेंस होता है, लेवल होती है, ऐसी में दोनों टंकियों का अगर मैं बीओ बराबर कर दूं, इसका बीओ B1, इसका बीओ मान लेते हैं B2, और कंडीशन लेके अप्लाई कर देते हैं कि B1 बराबर है B2। तो अब मुझे बताओ कि यहां से जो आवेश है, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रभावित होगा, जिस कारण दोनों टंकियों का स्तर बराबर होता है और पानी एक टंकी से दूसरी टंकी में प्रभावित नहीं होता। उसी कारण अगर दो वस्तु का विभव बराबर है, विभव बराबर है अर्थात विभव बराबर होंगे मतलब क्या बोलते हैं, विभवांतर, अर्थात विभव बराबर है और विभवांतर, विभव का अंतर, विभवांतर, विभवांतर कितना है, 0 है, तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहां से हम बोल सकते हैं यदि विभवांतर 0 है, विभवांतर 0 है, अर्थात दोनों वस्तु का विभव बराबर है, दोनों वस्तुओं का विभव बराबर है, तब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित नहीं होगा। राइट, यानी कि मुझे अगर आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रभावित कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों वस्तुओं के विभव को अलग अलग करना पड़ेगा। यानी कि वस्तु बी का, वस्तु एक का विभव और वस्तु दो का जो विभव है मुझे क्या करना पड़ेगा, B1 नॉट इक्वल करना पड़ेगा B2 के, मतलब विभवांतर क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा 0 के। राइट, कुछ ना कुछ विभवांतर आएगा।
जब दोनों विभव का अंतर हो गया तो विभवांतर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। विभवांतर क्या होता है? विभव का अंतर, यानी कि जो दो विभव का जो अंतर होता है उसे हम विभवांतर के नाम से जानते हैं, राइट। चलो, अगर यहां से मैं बोल लूं कि V1 ज्यादा है V2 से, तो आवेश का प्रभाव वस्तु A से वस्तु B की ओर होगा, वस्तु A से वस्तु B की ओर होगा, क्योंकि A का विभव ज्यादा है, B का विभव कम है, तो आवेश वस्तु A से किस में जाएगा? वस्तु B में जाएगा। अगर वस्तु B का विभव ज्यादा है और A का विभव कम है, तो अब आवेश वस्तु B से किस में जाएगा? वस्तु A में जाएगा, राइट। तो यानी कि यदि विभवांतर शून्य नहीं है, विभवांतर शून्य नहीं है, तब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रभावित होता है। यानी कि अगर मैं बोल लूं, मैंने टाइटल दिया था आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोनों वस्तु के मध्य विभव का अंतर होना जरूरी है। दोनों वस्तुओं के विभवों का अंतर होना जरूरी है, राइट, या आवश्यक है, राइट। चलो, यानी कहना मतलब ये है कि हम क्या फील कर पाए? हम ये फील कर पाए अगर हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश प्रभावित करना है तो दोनों वस्तु के जो विभव है उनमें अंतर होना जरूरी है, तभी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रभावित होगा। चलो चलो, अब हेडिंग लगाओ, अब टॉपिक पे आ जाओ। अब देखो, अब आप क्लास में क्या करोगे? अब आप थ्योरी सेक्शन ज्यादा पढ़ोगे, तो कृपया करके थ्योरी समझने का ज्यादा प्रयास करना, ठीक है ना। जैसे विभवांतर और विभव की परिभाषा पे ज्यादा कमांड डालना, ठीक है ना। चलो, हेडिंग लगाओ विभवांतर, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। विभवांतर इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, आपके पास क्या है? एक आवेश है, इसके चारों ओर क्या है? एक क्षेत्र है, राइट। इसके चारों ओर क्या है? एक क्षेत्र है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा है, सही है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब आपको मान लेते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य जो विभव है, ये बिंदु ए का विभव, ये बिंदु बी का विभव, और मान लेते हैं बी का विभव, मानी वस्तु बी, बिंदु बी का विभव ज्यादा है बिंदु ए के विभव से। तो आवेश कहां से कहां जाएगा? एक कूलाम आवेश बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आएंगे। अगर हम बोलेंगे एक कूलाम आवेश को कि भाई एक काम कर कि तू एक कूलाम आवेश बिंदु बी से बिंदु ए तक चला जा, तो ये ऐसे जाएगा? क्योंकि तुम्हें पता है ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ये इस पे क्या लगाएगा? बल लगाएगा। इसके विरुद्ध हम बिंदु बी से बिंदु ए तक एक कूलाम आवेश को लेकर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जो भी आप बाह्य कार्य करोगे, जो भी आप बाह्य कार्य करोगे, वही कार्य उन दोनों बिंदु के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करेगा। क्या सम बोल दिया सर? क्या बोल दिया? दोबारा समझो। एक आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के अंदर दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु बी पर एक कूलाम आवेश रखा है
उस 1 कूलम आवेश को बिंदु ए तक लेकर आना है उस विद्युत क्षेत्र के अंदर। जब 1 कूलम आवेश को उस बिंदु तक लेके आओगे तो इसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। और जो बाह्य कार्य कर रहे हो, सही है, वही कार्य क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करेगा। इस बात को लिखते हैं, फिर समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक कूलम, एकांक धनावेश बोले तो 1 कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया वह कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित कहलाता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, चलो राइट। अब मेरी बात एक नोट में डाल लेना, ठीक है ना। सबसे पहले 1 कूलम आवेश काफी बड़ा है, सबसे पहले बात, 1 कूलम आवेश काफी बड़ा है। हम 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला ही नहीं सकते, ये बहुत बड़ा है बाबू, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक जुगाड़ करते हैं, हम Q0 आवेश बोले तो परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। तो Q0 आवेश को ले जाने में किया गया वाह्य कार्य कितना होगा, किया गया बाह्य कार्य कितना होगा, डब्ल्यू वाई, राइट, इतना कार्य होगा। और 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना हो जाएगा, 1 कूलम आवेश को ले जाने में वाह्य कार्य में किया गया वाह्य कार्य कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वाई अपॉन Q0, राइट। और 1 कूलम आवेश को ले जाने में जो भी आप वाह्य कार्य कर रहे हो वो क्या कहलाता है, विभवांतर, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, विभवांतर, डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाई अपॉन Q0। तो यहां से एक फार्मूला बना, विभवांतर इक्वल टू कार्य बटा आवेश। इसको और करके आप ऐसे भी खोल सकते हो कि यहां देखिए
तो डेल भी क्या है, दो बिंदु के मध्य, दो बिंदु के विभव का अंतर है, तो इसलिए लिख सकते हैं बी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू वाई अपॉन क्यू। अब बी बी माइनस बी ए क्यों करा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बिंदु बी का विभव ज्यादा है, बिंदु ए का विभव कम है, ये मैंने मान लिया था, ठीक है टॉपिक में। अगर आप बिंदु ए का विभव ज्यादा मानते, बिंदु बी का विभव कम मानते, तो तब हम क्या करते, बी ए माइनस बी बी करते, राइट। चलो यहां तक क्लियर, यहां तक ऐसे छोड़ लो। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आवेश ले जाने की शर्तें देखनी है। देखो अगर मैं आवेश को ले जाने की शर्तें की अगर मैं बात करूं, एक काम करते हैं, यहाँ ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक में देख लेते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अगर मैं आवेश ले जाने की शर्तें देखो, शर्तें देखूं, तो सबसे पहली शर्त यह है कि आवेश को आपको धीरे धीरे लेकर जाना है, पहली बात, जिससे उसका वेग और गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। आवेश को धीरे धीरे लेकर जाना, जिससे उसका वेग एवं गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो। अब दूसरा, परिवर्तित नहीं हो या परिवर्तन ना हो, ठीक है। दूसरा, एफ वाई और एफ स्थिर वैद्युत बल, एफ वाई वे एफ स्थिर वैद्युत बल बराबर वे विपरीत दिशा में होने चाहिए। इस पॉइंट में भी बात करेंगे, ठीक है ना, अभी आगे पढ़ेंगे, विपरीत दिशा में होने चाहिए, राइट। चलो इस बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है ना। सबसे पहले अभी हम विद्युत विभव के बारे में समझते हैं, ये पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है आपका। चलो अब हेडिंग लगाओ, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं, कोई एक इसकी अपनी परिभाषा नहीं है फिक्स, इसकी बहुत सारी परिभाषा है। वन बाई वन एक एक परिभाषा को समझाऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को परिभाषा समझना, ठीक है ना। चलो आपके पास क्या है, एक आवेशों का निकाय है, समझते हो, आवेशों का निकाय। अब आवेशों का निकाय है तो इस बात को तो समझते होंगे, आवेशों का निकाय का मतलब क्या होता है, कई सारे आवेश मिल जाते हैं जब, तो जब ये आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा, राइट। इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है। अनंत पर आपको एक कूलाम आवेश को, अनंत से एक कूलाम आवेश को इस पॉइंट P पर लेकर आना है। इसको लाने में जो भी आप बाह्य कार्य करोगे, W वाय, और वही बाह्य कार्य इस बिंदु P का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। इसकी परिभाषा अगर मैं बोल लूं
तो एकांक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो ये गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल इस परिभाषा में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तब ये परिभाषा सही बनेगी। ये परिभाषा सही कब बनेगी? जब एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में किया गया बाह्य कार्य। आवेश को क्या लाना है? धीरे धीरे लेकर आना है, जिससे उसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। देखो गतिज ऊर्जा तो आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में होगी, सही है। जब द्रव्यमान कोई वस्तु v वेग से गति करती है तब उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तब वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। और वहां एक फार्मूला भी बनाया था आपने, हाफ mv², राइट। तो यहां से हम समझे, तो पहले परिभाषा देख लो। अगर पहली एक परिभाषा बनाए, पहली परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से, जैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अनंत से एक कूलाम आवेश को धीरे धीरे लाने में किया गया बाह्य कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। अगर आप इसको ऐसे बोल देते ना कि एकांक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर बोल देते तो इस परिभाषा को गलत ठहराया जाता, ठीक है ना। ठहराया थोड़ा सा चेंज आता परिभाषा में। सबसे पहले इस परिभाषा को समझने 3 चीज होनी चाहिए। एक तो आवेश को कहां से लेकर आना है? अनंत से लेकर आना है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप कार्य करोगे वो बाह्य कार्य होगा। तीसरी बात, आवेश को आप धीरे धीरे लेकर आओगे। ये 3 बातें अपने माइंड में रखना, तो ये परिभाषा में सुधार होगा, ठीक है ना। चलो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको बिंदु P पर विभव लिखना है तो F बाय कार्य कहां से हो रहा है? अनंत से पॉइंट P तक, अनंत से बिंदु P तक लेकर आ रहे हो, बटा Q0, राइट। अभी तो मैंने बताया था, हाँ है ना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, उसको ना समझ पा रहे तो समझ लो। ये देखो, ये BB माइनस BA W/Q0। तो आपके पास यहां देखो BB माइनस BA इक्वल टू W/Q0, यही तो है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या कहलाएगा? इस बिंदु और इस बिंदु के विभव का अंतर कहलाएगा, हाँ है ना। और इसको मैं बोल लू BB को बोल लू BP, इसको बोल लू B इन्फिनाइट इक्वल टू W कहां से लेकर इन्फिनाइट से पॉइंट P तक W/Q0। और इन्फिनाइट का विभव कितना होता है? 0। तो BP माइनस 0 इक्वल टू कितना आएगा? W इन्फिनाइट से पॉइंट P तक Q0। यहां से आएगा BP इज इक्वल टू W इन्फिनाइट से पॉइंट P तक Q0, राइट। ये तो बना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बना लो फार्मूला, ठीक है ना। कोई फिक्स कोई है? इस तरीके से बोल सकते हैं, वही तो बनाया मैंने। BP इज इक्वल टू W इन्फिनाइट से P तक लेकर आते डिवाइड बाय Q0। तो यहां से आराम समझ में आ रहा है कि एक कूलाम आवेश को लेकर तो नहीं आ सकते, तुम्हें पता है ये बात को। तो हम Q0 आवेश को जाते हैं और Q0 को इससे डिवाइड लगा देते हैं, तो एक कूलाम आवेश निकल के आ जाता है। तो वही परिभाषा में लिखा है, परिभाषा में एक कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु P तक, एक कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया बाह्य कार्य। और इसमें ध्यान रखना, जो डेल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये भी बात ध्यान रखना, लाने में किया गया कार्य। और जब आवेश को लाओगे, धीरे धीरे लेकर आओगे, उस बिंदु पर क्या कहलाएगा?
विभव कहलाएगा। ठीक है, कोई बात मैंने बोली, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अनंत से एक कूलाम आवेश को धीरे धीरे लाने में, एक कम कूलाम आवेश को धीरे धीरे लाने में किया गया बाह्य कार्य उस बिंदु का विभव कहलाएगा। राइट, चलो इसको और थोड़ा समझते हैं, इसको और थोड़ा समझते हैं। चलो, आवेशों का निकाय है आपका, आवेशों का निकाय, हाँ या ना, सही बात है। वो इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है और अनंत पर, और अनंत पर, अनंत पर मान लेते हैं, अनंत पर एक बिंदु है जिस पर परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट। सही है, इस क्यू नॉट को आप पॉइंट पी तक लेकर आ रहे हो अनंत से। राइट, कहां तक लेकर आ रहे हो आप? अनंत तक। तो आपको बाह्य कार्य कैसे करना पड़ेगा? आपको बाह्य कार्य ऐसे करना पड़ेगा, ये बाह्य कार्य होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बाह्य कार्य कैसा होगा? इस टाइप से, ये क्या होगा? एफ वाई होगा, है ना? राइट, एफ स्थिर विद्युत कैसा होगा? अगर यहां से आवेशों के निकाय होगा, ये पॉजिटिव है और मान लिया ये पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस पे क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो अब एफ स्थिर विद्युत कहां से होगा? इधर को प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेगा, प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो एफ स्थिर विद्युत बल कैसा होगा? एफ स्थिर विद्युत कैसा होगा? या एफ स्थिर बल देख लो, एफ स्थिर बल कैसा होगा? इस टाइप से होगा, है ना? ये बात तो समझते हो। और मान लेते हैं कि आप डी आर विस्थापन कर रहे हो, डी आर विस्थापन कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ, अब आपका मुझसे एक जवाब है, सोच के देखना थोड़ा सा, कि यहां एफ वाई, एफ स्थिर बल के बराबर होगा, स्थिर विद्युत बल के बराबर होगा, यस या नो? यस या नो, बताओ, जल्दी बताओ। चलो देखो, आपने गति का प्रथम नियम तो पढ़ा है। गति का प्रथम नियम क्या बोलता है? अगर कोई वस्तु पर, किसी वस्तु पर अगर नेट आवेश, सॉरी नेट बल, किसी वस्तु पर नेट बल क्या है? शून्य है, तो इसके दो ही कारण है, या तो वस्तु आपकी विरामावस्था में होगी, मतलब रुकी हुई होगी, या वस्तु एक समान वेग से चल रही होगी। राइट, ये होता है, इसको हम ऐसा भाषा में बोलते हैं, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी, कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। राइट, यानी कहना मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु पर नेट बल शून्य है, तो नेट बल शून्य का मतलब ये है, या तो वस्तु विरामावस्था में या वो एक समान वेग से चल रही है। ठीक है ना? हमें इस आवेश को यहां से यहां तक लेके आना है, और मैंने आपसे बोला था कि आपको आवेश को धीरे धीरे लेके आना है, जिससे उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। राइट, अगर मुझे यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर आपको यहां नेट बल जीरो करना पड़ेगा, एफ नेट बल जीरो करना पड़ेगा। एफ नेट बल जीरो कैसे होगा? एफ नेट बल जीरो जब होगा सर, जब आप एफ वाई, एफ स्थिर विद्युत बल के क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे। एफ वाई एफ स्थिर विद्युत बल के बराबर कर दोगे, बल के बराबर कर दोगे। और किसी बच्चे में माइंड में आता है
सोच कर देखता है, कोई खतरनाक बच्चा होता है कि सर जब आप एफ वाई और एफ स्थिर वैद्युत दोनों आपस में बराबर करोगे तो वस्तु जाएगी कैसे, वस्तु जाएगी कैसे? सोचने वाली बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम एफ वाई को एफ स्थिर वैद्युत की तुलना में थोड़ा ज्यादा रखते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, और मान लेते हैं कि एफ बाय एफ स्थिर वैद्युत बल के क्या है, बराबर है। लगभग क्या होता है, बराबर ही होता है। और थोड़ा सा क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, थोड़ा सा मान एफ बाय का क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं एफ स्थिर वैद्युत की बल की तुलना में। ये बात अपने माइंड में रखना। और मान लेते हैं कि वो एफ बाय एफ स्थिर वैद्युत बल के क्या है, बराबर है। राइट, चलो। तो यहां से अगर यहां से मैं बिंदु P पर अगर विभव लिखूं, अगर मुझे बिंदु P पर विभव लिखना है, तो मैं अगर W स्थिर वैद्युत बल से लिखूं, एक मिनट, अगर मैं W स्थिर वैद्युत से लिखूं इनफिनाइट से पॉइंट P तक, सही है, अपॉन Q, तो मुझे यहां एक्स्ट्रा में एक माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों? क्योंकि विस्थापन हो रहा है ऐसे, एफ स्थिर वैद्युत लग रहा है ऐसे, थीटा कितना होगा इस केस में, थीटा होगा 180 डिग्री। राइट, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, और ये एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में, तो तब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एफ माइनस लगाना पड़ेगा। राइट, तो अगर आप डब्ल्यू स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि डब्ल्यू स्थिर वैद्युत बल एफ बाय के बल के बराबर है ना, डब्ल्यू एफ वाई एफ स्थिर वैद्युत बल के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू स्थिर वैद्युत बल क्या होगा, बराबर होगा। राइट, यहां तक समझ में आ गया। तो इसको अगर परिभाषा से लिखे, तो परिभाषा से कैसे लिखते हैं, परिभाषा से आप कैसे लिख सकते हो, वीडियो रोक, वो तो याद रखो ना वीडियो में कि कैसे कैसे ज्वाइन करनी, ये तो भूल जाओ। तो परिभाषा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आवेशों की निकाय के कारण किसी बिंदु P पर अनंत से एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के द्वारा लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक के बराबर होता है। तब मैं ऋणात्मक वर्ड क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। राइट, तो इस परिभाषा को भी लिखते हैं, परिभाषा नंबर 2 डाल के अथवा करके डाल लेना, आवेशों के निकाय के द्वारा, आवेशों के निकाय के द्वारा अनंत से काय के द्वारा किसी बिंदु पर भी हो, या काय के द्वारा बिंदु P पर विभव विद्युत क्षेत्र द्वारा अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य लिख लेना, किया गया ऋणात्मक कार्य के बराबर होता है। ऋणात्मक
कार्य के बराबर होता है, बराबर। तो यहां से हम एक बल हटा सकते हैं, परिभाषा है धीरे धीरे वाला, जो मैंने परिभाषा में पीछे लिखा था वो धीरे धीरे लेकर आने वाला, यहां से ये बल हट सकता है और क्या जुड़ जाएगा, ऋणात्मक बल जुड़ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां तक बिल्कुल बढ़िया, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो अगर ध्यान रखना, अगर आप अनंत से पी तक ला रहे हो और एफ बाय अनंत से पी तक कर रहे हो, तो तब आपको धीरे धीरे लेके आना है। और दूसरा, अगर आप इसी बाह्य कार्य को स्थिर वैद्युत बल के बराबर लिख रहे हो, W स्थिर वैद्युत बल से लिख रहे हो, तो तब आपको उसके आगे माइनस लगा देना। माइनस क्यों लगाया, यह बात आपको पता है कि F स्थिर वैद्युत बल ऐसे है और F बाह्य ऐसे है, ठीक है ना। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको इस आवेश को देखो, सोच के देखो, अगर इस आवेश को अगर मुझे धीरे धीरे लेकर जाना है, तो धीरे धीरे लेकर जाने में क्या करना पड़ेगा, F स्थिर वैद्युत बल F बाह्य के बराबर करना पड़ेगा, राइट। जब तो वो धीरे धीरे जाएगा, और धीरे धीरे जाने का मतलब ये है कि अगर आप मैं पूरा जीरो कर दूं तो वो जाने का नहीं, कहना मतलब ये कि F बाय F स्थिर वैद्युत की बल की तुलना में थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, और मान लेंगे कि F बाय F स्थिर वैद्युत बल के क्या है, बराबर है, जब भी वो जाएगा, राइट। चलो एक परिभाषा और देखते हैं, तीसरी परिभाषा को आप ऐसे बोल सकते हो, बीपी इज इक्वल टू माइनस के, माइनस क्या जोड़ो, प्लस जोड़ लो, प्लस W P2 इन्फिनाइट, P2 इन्फिनाइट अपॉन Q नॉट, ऐसे ही बोल सकते हो। आप कहेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, इसे थोड़ा ठीक लिख लो, पहले एक काम करो, फिर थोड़ा ठीक लिखते हैं। BP इज इक्वल टू पॉजिटिव W स्थिर वैद्युत P2 इन्फिनाइट डिवाइड बाय Q। इसमें क्या करा, इसमें मैंने दो चेंज कर दिया, P2 इन्फिनाइट आप कैसे लेके जा रहे हो, P2 इन्फिनाइट, तो यानी स्थिर वैद्युत बल और विस्थापन क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में हो जाएगा। यार चेक कर लो, समझो बच्चों, F स्थिर वैद्युत बल ऐसे लग रहा है, F स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, और आप P2 इन्फिनाइट लेके जा रहे हो, P2 कैसे लेके जा रहे हो, इन्फिनाइट इधर ही लेके जा रहे हो, तो विस्थापन के बाद इधर को होगा। तो यानी कहना मतलब ये है कि F स्थिर वैद्युत बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, जिससे दोनों की दिशा आने पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। यहां से W इन्फिनाइट अपॉन Q नॉट, ये पूरा बन जाएगा फार्मूला, यस या नो। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, अब तुम्हें क्या करना है, परिभाषा कैसे बनानी है, परिभाषा में कुछ चेंज नहीं करना। यहां मैंने लिखा था अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य इसमें था, अनंत से बिंदु P तक ला रहे थे, सही है। इसमें क्या होगा, इस परिभाषा में क्या होगा, बिंदु P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, बाह्य कार्य, उस बिंदु का विभव कहलाता है। मतलब यहाँ ऋणात्मक नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और परंतु कार्य कहां से होगा, बिंदु P से इन्फिनाइट तक, राइट। इस बात को भी लिखते हैं, आवेशों के निकाय के द्वारा बिंदु P पर विभव विद्युत क्षेत्र द्वारा बिंदु P से अनंत तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। इस तरीके से हो सकते हैं, बस परिभाषा समझने का देरी है, बस परिभाषा समझो कि परिभाषा क्या बोलना चाह रही है, ठीक है ना।
तो हम यहां से देखें, देखो सुनो, हमने तीन तरीके से विभवांतर को परिवर्तित कर दिया, सॉरी विभव को। बीपी इक्वल टू हमने कर दिया डब्ल्यू वाई, कहां से कहां तक कर रहे हो आप, इन्फिनाइट से पॉइंट पी तक, अपॉन क्यू नॉट। आप जो कैसे लिखोगे, डब्ल्यू कैसे होता है, बल इंटू विस्थापन। बल कौन लगाएगा, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का कितना मान होता है बल का, क्यू ई, क्यू नॉट ई। विस्थापन कितना का हो रहा है, वो डी आर का। और कहां से कहां तक कर रहे हो आप, इनफिनाइट से समाकलन कर दोगे, इनफिनाइट से पॉइंट पी तक, डिवाइड बाय, ऐसे लिख सकते हैं। अरे यार 11th क्लास में पढ़ा होगा बाबू, बल इंटू विस्थापन, ऐसे देखो, बल इंटू विस्थापन पढ़ रखा है, किसके बराबर, कार्य के बराबर। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। बल कौन लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी आर का। विद्युत क्षेत्र का कितना बल लगाता है आवेश पर, क्यू नॉट ई इंटू डी आर, ये तो बात ही होगी। और कहां से कहां तक लेके आ रहे हो आप, इन्फिनाइट से पॉइंट पी तक लेके आ रहे हो। पहली परिभाषा में देखो, पहली परिभाषा में आप इन्फिनाइट से पॉइंट पी तक तो लेके आ रहे थे, हाँ या ना, सही है ना। चलो ये बात समझ में आ गई, डिवाइड बाय क्यू नॉट। चलो दूसरे तरीके से अगर मुझे बीपी लिखना है, डब्ल्यू स्थिर वैद्युत से लिखना है, स्थिर वैद्युत से लिखना है, तो डिवाइड बाय कितना जाएगा, क्यू नॉट। और यहां आ जाएगा कहां से ला रहा हूं, इन्फिनाइट से, थोड़ा सही करो, इन्फिनाइट से पॉइंट पी तक। और स्थिर वैद्युत बल से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या लगाना है, माइनस लगाना है, राइट, हाँ या ना। इसको कैसे लिखोगे, माइनस इनफिनाइट से पॉइंट पी तक लेके आ रहे हो, क्यू नॉट ई इंटू डी आर डिवाइड बाय क्यू नॉट, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा हम कैसे लिख सकते हो, बीपी इज इक्वल टू एफ स्थिर वैद्युत कहां से कहां तक कर रहे हो आप, पी टू इनफिनाइट डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो तब कैसे आएगा, तब आएगा इनफिनाइट से, अब आएगा पी से इनफिनाइट, क्यू नॉट ई इंटू डी आर डिवाइड बाय क्यू नॉट, तब आप पॉजिटिव आएगा। और कहां से आएगा, पी टू इनफिनाइट, राइट। इन तीनों परिभाषाओं को थोड़ा ध्यान से समझना कि विभव की परिभाषा है, आगे चल के काम आएगी डेरिवेशन में, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें। बाकी सब क्या बताएंगे, बाकी सब ये बताएंगे कि कुछ नहीं कर भाई, अनंत को एक कूलम आवेश से लेके आ और इस बिंदु तक लाने में जो भी कार्य कर रहा है वो बिंदु पी का विभव कहलाएगा, और डायरेक्ट लिखवा देंगे बीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई क्यू नॉट, राइट। अरे यार थोड़ा समझ लो, थोड़ा मत मान लो, ठीक है ना, थोड़ा समझ के चलो, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी बिंदु पी के कारण या किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जब तक अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो थोड़ा एक बार पीछे स्किप कर लेना, एक बार देख लेना दोबारा, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो हाँ एक बार में समझ में नहीं आ पाएगी, मैं मानता हूँ, तो थोड़ा मेहनत करना, दो बार को थोड़ी बातों को समझना, लास्ट में की सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस एक बार थोड़ा सा यहाँ रिवाइज कर लो ये वाली बात, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा समझ लो, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो सुन लो कि यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ हम क्या कर रहे थे, आवेशों का निकाय था, एक बिंदु पी था, अनंत पर हम क्यू नॉट आवेश को बिंदु पी तक लेके आ रहे थे, राइट। तो ये एफ वाई कैसे लगेगा, इधर लेके आ रहे थे हम, एफ वाई ऐसे लगेगा। एफ स्थिर वैद्युत कैसे लगेगा, प्लस प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, तो एफ स्थिर वैद्युत बल कैसे जाएगा, इधर को जाएगा। विस्थापन कैसे हो रहा है, इधर को, थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा था कि एफ वाई एफ स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा या नहीं होगा, तो आपने कहा सर मैंने गति का प्रथम नियम पढ़ रखा है। गति का प्रथम नियम ये बोलता है कि किसी वस्तु पर नेट बल शून्य है तो इसके दो मतलब है, या तो वस्तु आपकी वो भ्रामवस्था में होगी या वस्तु एक निश्चित वेग से आगे चल रही होगी, राइट। तो अगर मुझे इस आवेश को धीरे धीरे लेके जाना है, क्योंकि परिभाषा आपको यही बोलती है कि आपको, पीछे वाली परिभाषा आपने पढ़ी है कि आवेश को आपको क्या लेके जाना है, धीरे धीरे लेकर जाना है।
जिससे से इसका काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो जब आप धीरे धीरे लेके जाओगे तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वेग में परिवर्तन कब नहीं आएगा? जब इस पर नेट बल कितना होगा? शून्य होगा, मतलब F बाय एफ स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा। F बाय एफ स्थिर वैद्युत बल के बराबर कब होगा? F बाय एफ स्थिर वैद्युत बल के बराबर जब होगा जब दोनों का नेट बल कितना होगा? शून्य होगा। तो नेट बल शून्य करने के लिए F बाय एफ स्थिर वैद्युत बल बराबर हो गए। फिर हमने कहा सोचा कि अगर यहाँ से F नेट शून्य हो जाता है तो वस्तु तो वहीं रुकी रहेगी सर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, F बाय एफ स्थिर वैद्युत की तुलना में थोड़ा ज्यादा लेके जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा लेके जाएंगे और मान लेंगे कि F बाय एफ स्थिर वैद्युत बल के क्या है? लगभग बराबर है। तब आपका ये आवेश धीरे धीरे ऐसे जाएगा, राइट, सही है ना। तो वही हमने करा था कि फिर हमने लिखा F स्थिर W स्थिर वैद्युत से कहां से ला रहे हो? इन्फिनिट से पॉइंट P तक Q नॉट। और जब स्थिर वैद्युत से लिख रहे हो तो स्थिर वैद्युत बल ऐसे है, विस्थापन ऐसे हो रहा है, तो जब हम क्या लगा देंगे यहाँ? माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, राइट। चलो, और जब आप P टू इन्फिनाइट लेके जा रहे हो, P टू इन्फिनाइट, तो विस्थापन भी ऐसे हो जाएगा, F स्थिर वैद्युत हो जाएगा, तो हम कौन सा ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। बस ये बात थोड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना। बाकी तीनों बात मैंने आपको यहाँ बता दी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।